हाय एवरीवन, दिशा की यूट्यूब चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। ये हमारे लिए वन ऑफ द मोस्ट इवेंटफुल डे है। इवेंटफुल इसलिए चूंकि आज के दिन 10 अक्टूबर को प्रीलिम्स हुआ। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ कि बहुत से लोगों के लिए पेपर बहुत ज़्यादा तंग नहीं किया होगा। ठीक है, हमने कुछ दिन पहले 29 या 28 अक्टूबर के आसपास हमने लाइव सेशन किया था इंस्टाग्राम पे। हमने बहुत सारी स्ट्रैटेजीज बताई थी। उन स्ट्रैटेजी को अगर जिन लोगों ने, जिन एस्पिरेंट्स ने उस डिसीजंस को, उस डायरेक्शंस को फॉलो किया होगा तो उनको बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल हुआ होगा। ये पेपर थोड़ा सा अनकन्वेंशनल था, तो पेपर की एनालिसिस और पेपर की डिटेल सॉल्यूशन हम लोग इन आने वाले 4 वीडियोस में करेंगे। ठीक है, मेरा नाम आशीर्वाद कुमार है। ये मेरे बारे में है, थोड़ा सा आप पढ़ सकते हो। बहुत से लोग आप मुझे जानते भी होंगे। ठीक है, दिशा की इंटरनल सिक्योरिटी की बुक मैंने लिखी है जो थोड़े दिन बाद मार्केट में आ जाएगी और आपके मेंस के प्रिपरेशन में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। एनालिसिस अगर पेपर का करें तो नंबर ऑफ क्वेश्चन जो इकोनॉमिक्स से आए वो 16 थे, पॉलिटी से 18 थे, इन्वायरमेंट से 15 थे, हिस्ट्री से 19 थे, ज्योग्राफी से 9 था, साइंस से 12 था और करंट से 11 था। देखो बेटा, मैंने आप लोगों को लाइव क्लास में, लाइव इंस्टा में बताया था कि 4-5 चीज़ें जो आपको करना है। सबसे पहला तो आप इन्वायरमेंट, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स और हिस्ट्री को अच्छे से कर लेना। तो ये चार जो सब्जेक्ट थे, इनसे बहुत ही बड़ा चंक आया है। पेपर पहले की तुलना में अनकन्वेंशनल था, मैं मानता हूँ, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन थे जो स्पोर्ट्स से आए, जो इवेंट से आए, जो उतने ज़्यादा यूपीएससी प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू, खास करके सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन के लिए हेल्पफुल नहीं था। बट हाँ, जो बच्चे सीएपीएफ के लिए प्रिपेयर कर रहे होंगे, साथ में अगर स्टेट सर्विस के लिए जो प्रिपेयर कर रहे होंगे, प्लस जिसने सिविल सर्विसेज का अच्छे से प्रिपरेशन किया होगा, उसके लिए ये पेपर बहुत ज़्यादा पैनिक नहीं करेगा। ठीक है, बट अगर आपने केवल सिविल सर्विसेज के लिए भी प्रिपेयर किया, ढंग से और तबियत से प्रिपेयर किया है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को एनालाइज किया है, तो बहुत से क्वेश्चन थे जिनको किए जा सकते थे अगर आप अपने दिमाग को, अपने अप्रोच को ठंडा रखते। ठीक है, हाँ, ये फैक्ट है कि कुछ ऐसे एरिया थे जिससे सिविल सर्विसेज में बहुत दिन से क्वेश्चन नहीं आ रहे थे, उनको पूछा गया। बट वैसे क्वेश्चंस की संख्या कम है। दीज क्वेश्चंस मीन्स कि वो आपकी एटीट्यूड जो है ना उसको चेक करते हैं, इससे ज़्यादा उन क्वेश्चंस का और कोई मकसद नहीं होता। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 to 25 को डिटेल में एनालिसिस करेंगे, चीज़ों को समझेंगे। आपके जो भी डाउट होंगे आप उसे कमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर डालिएगा। दिशा ने आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प की है, चाहे वो प्रीलिम्स की प्रिपरेशन हो, चाहे वो मेंस की प्रिपरेशन हो। आने वाले टाइम में हम इस साल के मेंस और जो 2022 का प्रीलिम्स देंगे उनके लिए भी बहुत सारे सरप्राइजेज हैं। तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, बिकॉज ये आपका वन स्टॉप सॉल्यूशन होगा आपके प्रिपरेशन को लेके। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। ये हमारे पास जो क्वेश्चन है ये सेट सी है और जो पहला क्वेश्चन है ये पॉलिटी से डील करता है। बेटा ये पूछ रहा है कि विद रिस्पेक्ट टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ वायलेट व्हाट? ये राइट टू इक्वालिटी, डीपीएसपी, राइट टू फ्रीडम या कॉन्सेप्ट ऑफ वेलफेयर? तो जो मोस्ट एक्यूरेट जो आंसर है वो है आंसर की डीपीएसपी। आर्टिकल 39 के अंदर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ के बारे में डिस्कस किया जाता है, जो कि एक डीपीएसपी है। निहायत ही आसान क्वेश्चन, जो हम लोगों ने टॉपिक बताया था इंपॉर्टेंट फॉर प्रीलिम्स, उसमें से ये क्वेश्चन डायरेक्टली आया है। नाउ कमिंग टू द पोजीशन ऑफ राइट टू प्रॉपर्टी। राइट टू प्रॉपर्टी के बारे में आपको पता है, ये अब एक लीगल राइट है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है आर्टिकल 300A के अंदर। ठीक है, और 300A में जो वर्ड मेंशन है एनी पर्सन। ठीक है, तो सबसे पहले ये अब फंडामेंटल राइट नहीं रहा, तो ये तो ऑप्शन कट जाएगा, सी आंसर कट जाएगा। उसके बाद अपने पास बचा आंसर ए, जो कहता है लीगल राइट अवेलेबल टू सिटीजन्स ओनली। ये गलत है। इट इज ऑल्सो अवेलेबल टू फॉरेनर्स, मतलब एनी पर्सन को ये राइट अवेलेबल है। तो 2 का जो आंसर है वो बी होना चाहिए। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 3, ये आपसे पूछ रहा है व्हाट इज द एग्जैक्ट कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस ऑन 26 जनवरी 1950। तो बेटा आपको बस इतना पता होगा, प्रियम्बल में एक अमेंडमेंट हुआ था 42, जिसमें क्या क्या वर्ड यूज किया गया था? सेकुलर, इंटीग्रिटी और सोशलिस्ट। ये 3 वर्ड ऐड किया गया था। तो ये आपसे पूछ रहा था कि 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होने के पहले इंडिया का एग्जैक्ट कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस क्या था? तो एग्जैक्ट कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस क्या था? सेकुलर नहीं था, सोशलिस्ट भी नहीं था। ठीक है, और तो इसका आंसर क्या होना चाहिए? बी होना चाहिए, सोवरेन, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक। हाँ, एक बात ध्यान से समझो, अब आप डिबेट कर सकते हो मेरे से, सर ऐसा थोड़े ना है, जो सेकुलर फीचर था या जो सोशलिस्ट फीचर था वो तो कॉन्स्टिट्यूशन, वो तो 26 जनवरी 1950 को भी कॉन्स्टिट्यूशन में था। बट प्रियम्बल जो है वो डायरेक्टली रिफ्लेक्ट करता है इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस को। तो हमारे हिसाब से जो मोस्ट एक्यूरेट आंसर है वो है आंसर बी,
क्वेश्चन नंबर 4 अगेन एक बहुत आसान क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 4 आपसे पूछ रहा है कि कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट क्या होता है। तो कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट आपको पहले क्लास में पॉलिटी में पढ़ाया जाता है कि एक लिमिटेड फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, मतलब जिसकी पावर को कॉन्स्टिट्यूशन ने लिमिटेड कर रखी है। तो इसका आंसर होगा डी। कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 5 जो ये कह रहा है विथ रेफरेंस टू इंडिया द टर्म्स हल्बी हो एंड कोई आर। तो मुझे बस इतना पता है कि हो जो है वो एक ट्राइबल लैंग्वेज है, तो इस हिसाब से आंसर डी हो गया। ठीक है, आंसर डी होगा। ये मतलब आपको भी एग्जाम में ऐसे ही अप्रोच रखना चाहिए। अगर एक ऑप्शन आता है, एक टर्म के बारे में भी पता है, तो आपको आंसर टिक करके आगे चल जाना चाहिए। बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट करने का फायदा है नहीं। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 6 आपसे पूछ रहा है भारत रत्न के बारे में, पद्म अवार्ड के बारे में। कह रहा है भारत रत्न पद्म अवार्ड आर टाइटल अंडर आर्टिकल 18(1)(a) ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये गलत है। आपको पता है कि भारत रत्न को एक्सक्लूड किया गया है आर्टिकल 18 में से। पद्म अवार्ड विच वेर इंस्टीट्यूशन इन द ईयर 1954 वी आर सस्पेंडेड ओनली वंस। ये फर्स्ट पार्ट ठीक है, बट ये सेकंड पार्ट गड़बड़ है। इसमें ट्वाइस इसको सस्पेंड किया गया था। देखो थर्ड वाला जो स्टेटमेंट है ये बहुत ही आसान है, क्योंकि बहुत से बच्चों को पता है। 6th क्लास की जीके की बुक में दी जाती है कि जो भारत रत्न है मैक्सिमम 3 पर ईयर दिए जा सकते हैं। तो ये जो क्वेश्चन है इसमें पूछ रहा है नॉट करेक्ट यानी इनकरेक्ट पूछ रहा है। तो 1 2 3 तीनों के तीनों स्टेटमेंट इसके क्या है, इनकरेक्ट है। तो इसका मोस्ट सुटेबल आंसर क्या होगा, डी होगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखो क्वेश्चन नंबर 7 को बहुत ज्यादा डिस्कस करने का कोई फायदा नहीं है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, दिखने में बहुत लंबा लग रहा है, बट ये समझो कि जैसे आप सबको पता होगा कि हैदराबाद को ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड का स्टेटस दिया गया था। तो अबोर्ड फाउंडेशन ने दिया था, बट इसके साथ FAO ने दिया था, यूएन की जो बॉडी है ना FAO, उसने दिया था। तो पहला वाला स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। पहला वाला स्टेटमेंट इनकरेक्ट होते ही अपने पास चला गया कि आंसर इसका डी होगा। Now coming to question number 8. Question number 8 is unconventional for UPSC prelims. I do believe because स्पोर्ट्स से क्वेश्चन UPSC ना पूछती है, बट इस बार उसने पूछा। ठीक है, और मैं उम्मीद करता हूँ कि अगर आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं भी किया तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बट हाँ CAPF जैसे क्वेश्चंस में ये पूछे जाते हैं, बहुत सारे स्टेट सर्विस में ये पूछे जाते हैं। तो ये लॉरेंस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड के बारे में है। तो ये जो अवार्ड था सबसे पहले किसको मिला, टाइगर वुड्स को मिला था। ये सही है। 2000 में इसको इसको अनाउंस किया गया था। ठीक है ना। तो रॉजर फेडरर को मैक्सिमम नंबर टाइम्स इस अवार्ड को मिला गया। ये दो स्टेटमेंट सही है। ठीक है, थर्ड वाली जो स्टेटमेंट ये थोड़ा सा डाउटफुल है, बट ये गड़बड़ है। मतलब मोस्ट ऑफ द सोर्सेज जो हमने रेफर किया उसमें इस स्टेटमेंट को गलत ही बताया जा रहा है। तो इस हिसाब से आंसर क्या होना चाहिए, 1 और 3 आंसर होना चाहिए इसका। ठीक है, अगर आपने इस क्वेश्चन को अप्रोच नहीं किया तो आप बहुत ज्यादा पैनिक मत होना, क्योंकि ये क्वेश्चन अप्रोच करने लायक था भी नहीं आपके लिए। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 9। ये मेरे हिसाब से आसान क्वेश्चन था। आसान इसलिए कि अगर आपने केवल अपने आईज और ईयर्स को ओपन किया होगा, पेपर को आप बस फ्लिप फ्लॉप में भी पेपर देखते होगे ना, तो ये क्वेश्चन बन जाएगा। क्योंकि ये कह रहा है कि जो ऑफिशियल मोटो था इस साल के ओलंपिक का वो था अ न्यू वर्ल्ड। तो ये गलत है। ठीक है, इसका जो ऑफिशियल मोटो था वो क्या था, समर ओलंपिक का जो मोटो था वो था यूनाइटेड बाई इमोशन। तो ये वाला स्टेटमेंट गलत है। सेकंड वाला जो ऑप्शन है वो सही है कि बहुत सारे न्यू स्पोर्ट्स को इंक्लूड किया गया था, जैसे स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग, सर्फिंग, स्केटिंग, कराटे, बेसबॉल को। तो इसका आंसर होना चाहिए बी। ठीक है, नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 के बारे में पूछ रहा है कि आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के बारे में पूछ रहा है। दो अनफॉर्चुनेटली इंडिया हार गई, ठीक है, बट फिर भी इसके बारे में क्वेश्चन पूछा। ये भी एक अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन है। मैं नहीं मानता सिविल सर्विस प्रीलिम्स में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाने चाहिए, बट फिर भी पूछा है तो पूछा है। क्वेश्चन नंबर इसका जो पहला स्टेटमेंट है वो कह रहा है बेटा द फाइनलिस्ट वे आर डिसाइडेड बाय द नंबर ऑफ मैचेस दे बोल। देखो इस क्वेश्चन को क्रिकेट खेलने वाला, क्रिकेट जानने वाला जो नॉर्मल इंसान था वो समझ सकता था। ऐसे अगर आप फाइनलिस्ट डिसाइड करोगे तो गड़बड़ हो जाएगी। बिकॉज हो सकता है कोई कंट्री ए है जिसने नंबर ऑफ मैचेस ज्यादा खेले हो, और कोई कंट्री सी हो जिसने नंबर ऑफ मैचेस कम खेले हो। ठीक है, तो उस हिसाब में सी को तो घाटा लग गया ना। तो पहले वाला स्टेटमेंट तो अनफेयर है, तो ये तो गड़बड़ हो गया। ठीक है, पहले वाला स्टेटमेंट गड़बड़ है, क्योंकि परसेंटेज ऑफ द पॉइंट टेबल होता है, और उसमें भी परसेंटेज ऑफ द पॉइंट के हिसाब से रैंकिंग डिसाइड होती है, फाइनलिस्ट डिसाइड होता है। और आप लोगों ने देखा था इंडिया ने कैसे ऑस्ट्रेलिया में, इंडिया ने कैसे फिर इंग्लैंड को, फिर इंडिया कैसे न्यूजीलैंड से हारा। तो ये सारी चीजें, क्रिकेट लवर तो पूरी पूरी कंट्री है, तो ये क्वेश्चन मोर और लेस किया जा सकता था, बट ठीक है सिविल सर्विस प्रीलिम्स में नहीं पूछता। ये कंप्लेन आपका सही है, बट फिर भी पूछा है तो इसको एनालाइज करते हैं। सेकंड जो स्टेटमेंट है, न्यूजीलैंड वाज रैंक अहेड ऑफ इंडिया बिकॉज इट ओन मोर नंबर ऑफ मैचेस देन इंग्लैंड। तो ये वाला स्टेटमेंट गड़बड़ है, क्योंकि मैचेस का कोई रिलेशन नहीं है, परसेंटेज ऑफ पॉइंट्स से रिलेशन है, पॉइंट्स ज्यादा होने चाहिए। तो इसके दोनों के दोनों आंसर इनकरेक्ट है, इसलिए इसका आंसर होगा डी। कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 आपका, इस क्वेश्चन को अगर आपको नहीं भी आता तो ठीक है, इस क्वेश्चन को अभी हम थोड़ी देर के लिए पॉज करते हैं, इसको बाद में डिस्कस करेंगे।
क्वेश्चन नंबर 12 आपका आसान सा क्वेश्चन था। ये पूछ रहा था कि जुडिशियल कस्टडी के बारे में और पुलिस कस्टडी के बारे में क्या अंतर है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। ये कह रहा है कि जो जुडिशियल कस्टडी है उसका ये मतलब होता है एक्यूज्ड इन कस्टडी ऑफ मजिस्ट्रेट एंड सच एक्यूज्ड इज लॉक्ड इन पुलिस स्टेशन नॉट जेल। अब ये गड़बड़ है ना स्टेटमेंट, पहली स्टेटमेंट गड़बड़ है, ठीक है। दूसरा स्टेटमेंट ये कह रहा है कि जब जुडिशियल कस्टडी जब होती है तो पुलिस का जो ऑफिसर होता है, जो इंचार्ज होता है केस का, उसको अगर इंटरोगेट करना है सस्पेक्ट को तो अप्रूवल लेना पड़ेगा कोर्ट का। तो ये भी सही है। ये सही है इसलिए क्योंकि द पुलिस ऑफिसर इन चार्ज ऑफ द केस इज नॉट अलाउड टू इंटरोगेट द सस्पेक्ट विदाउट अप्रूवल ऑफ कोर्ट। सही है, फर्स्ट स्टेटमेंट गलत है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 ये है कि प्रिजनर के बारे में और पैरोल के बारे में बहुत ज्यादा न्यूज में था। सितंबर 2020 का करंट अफेयर्स है ये, ठीक है। सितंबर का ये करंट अफेयर है, एक साल, हाँ 2020 का ये करंट अफेयर्स है। तो ये कह रहा है कि जो पैरोल है ये एक मैटर ऑफ राइट है। गलत है। बेसिक फैक्ट सबको पता है कि पैरोल जो है वो एक राइट नहीं है। दूसरे स्टेटमेंट में थोड़ी सी अगर आप सोचना ऐसे था कि मान लो कि जैसे जो पैरोल है ये प्रिजन से रिलेटेड है, प्रिजन जो है वो स्टेट सब्जेक्ट है, तो हर स्टेट गवर्नमेंट के अपने अपने रूल्स होते हैं। ये सही स्टेटमेंट है, तो सेकंड वाला स्टेटमेंट सही है, फर्स्ट वाला स्टेटमेंट गलत है, तो इसका आंसर डी होना चाहिए बेटा। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 आपका बहुत ही आसान क्वेश्चन था। बहुत सारे क्वेश्चन में, बहुत सारे टेस्ट सीरीज में, बहुत सारे क्लासेस में हमने आपसे चीख कर ये बातें बोली थी कि जो ये 2006 का फॉरेस्ट राइट एक्ट है, ठीक है, ये आपका कौन सी मिनिस्ट्री है? ये आपकी मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स है। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन था कि इसका आंसर क्या होगा? मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स। अब क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। देखो 15 का लैंग्वेज समझने में दिक्कत होगा, बट अगर आपने ऑप्शन काट दिया तो काम चल जाएगा। ये कह रहा है अ लेजिस्लेशन व्हिच कन्फर्स ऑन द एग्जीक्यूटिव और एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी एन अनगाइडेड एंड अनकंट्रोल्ड डिस्क्रिशनरी पावर इन द मैटर और एप्लीकेशन ऑफ लॉ वायलेट व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये कुछ एडमिनिस्ट्रेशन लेजिस्लेशन से रिलेटेड है जो वायलेट कर रहा है, ठीक है। तो देखो आर्टिकल 14 राइट टू इक्वलिटी है, ये तो ना होगा। आर्टिकल 28 रिलीजन से रिलेटेड है, टू बी वेरी फ्रैंक रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस से रिलेटेड है। आर्टिकल 44 आपका यूनिफॉर्म सिविल कोड है, तो इसका आंसर होना चाहिए ऑप्शन सी, ठीक है। क्वेश्चन की लैंग्वेज टफ थी बट ऑप्शंस बहुत आसान थे, बहुत आसान थे। ये क्वेश्चन एकदम आपका सही होना चाहिए था। क्वेश्चन नंबर 16 देखो, 16 एक निहायत ही आसान क्वेश्चन है जो आपसे पूछ रहे हैं कि इंडियन पॉलिटी का सबसे एसेंशियल फीचर बताओ जो उसको फेडरल बनाता है। तो फेडरल बनाने के लिए इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी होना चाहिए, पता नहीं, देखते हैं। ये जो सेकंड स्टेटमेंट है वो कह रहा है कि यूनियन लेजिस्लेचर हैज इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट, यानी स्टेट से। तो सही बात है ना, राज्यसभा जो होता है उसमें जो मेंबर्स होते हैं वो इलेक्टेड होते हैं स्टेट से, तो इसका बी आंसर सही होना चाहिए। अगर इसका सी आंसर देखोगे तो अप्रोप्रिएट नहीं है, डी आंसर देखोगे तो बी अप्रोप्रिएट नहीं है, तो इसका सबसे जो अप्रोप्रिएट आंसर है वो होना चाहिए बी। बेसिक क्वेश्चन फेडरलिज्म, बेसिक जो बातें हैं, फंडामेंटल राइट, पॉलिटी की बेसिक, कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट क्या होता है, इन सबसे बहुत सारे क्वेश्चन है और ये आसान है। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 मेरे हिसाब से बहुत ही आसान क्वेश्चन था अगर आपका पॉलिटिकल साइंस ऑप्शनल है, जो कि मेरा है, और अगर आपने थोड़ा बहुत आर्टिकल स्टेट्स की जो डिफिनेशन है 12 पढ़ा होगा ढंग से, तो उसको ठीक ठाक कर लिया होगा। स्टेट का मतलब समझ जाओ। स्टेट का 4 एलिमेंट होता है। सबसे पहला होता है टेरिटरी, फिर होती है गवर्नमेंट, फिर होती है सोवर्जिनिटी, फिर होती है पॉपुलेशन। अब ये 4 पैरामीटर जिसको पता होगा वो सारे के सारे आंसर्स को कर लेगा ढंग से। तो ये कह रहा है कम्युनिटी ऑफ द पर्सन परमानेंटली ऑक्युपाइंग अ डेफिनिट टेरिटोरी इंडिपेंडेंट ऑफ एक्सटर्नल कंट्रोल एंड पोजेसिंग एन ऑर्गेनाइज्ड गवर्नमेंट। देखते हैं, अगर आप 2 पढ़ोगे तो पॉलिटिकली ऑर्गेनाइज्ड पीपल है, मतलब मेरे पास पॉपुलेशन है। डेफिनेट टेरिटरी है, मतलब हमारे पास एक टेरिटरी है। पोजेसिंग ऑथोरिटी है, मतलब हमारे पास गवर्नमेंट है। ऑथोरिटी टू गवर्न देम, मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर, प्रोटेक्ट देयर नेचुरल राइट एंड सेफगार्ड देयर मींस ऑफ सबसिस्टेंस, ठीक है। तो इसका जो मोस्ट प्रोबेबल आंसर है वो बी है, बट आगे सी आंसर भी पढ़ सकते हैं। a number of person who have been living in different territory for a long time। ये गड़बड़ स्टेटमेंट है। बहुत सारे लोग हैं जो कहीं और रहते हैं। अब दुनिया में बहुत सारे ऐसे इथनिसिटी को लेकर डिबेट है, तो ये वाला स्टेटमेंट तो गड़बड़ हो जाता है। दी सोसाइटी परमानेंटली लिविंग सोसाइटी का स्टेट से बहुत ज्यादा डायरेक्ट रिलेशन नहीं है। इसका आंसर जो होना चाहिए वो बी आंसर होना चाहिए 110%। अब नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 ये कह रहा है कि एनी रिटायर्ड जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट कैन बी कॉल्ड बैक टू सिट एंड एक्ट एज सुप्रीम कोर्ट जज बाय द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया विद प्रायर परमिशन ऑफ प्रेसिडेंट। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, ठीक है। और उसके बाद जो दूसरा ये स्टेटमेंट है कि हाई कोर्ट इन इंडिया हैज अ पावर टू रिव्यू इट्स ओन जजमेंट एट सुप्रीम कोर्ट डज, ये स्टेटमेंट भी सही है, तो इसका आंसर होना चाहिए सी। सिंपल सा क्वेश्चन था, इंडियन जुडिशियरी का आना चाहिए था आपको।
क्वेश्चन नंबर 19 देखो, क्वेश्चन नंबर 19 पूछ रहा है देयर इज ओनली वन सिटीजनशिप एंड वन डोमिसाइल। देखते हैं इस क्वेश्चन को। सिंगल सिटीजनशिप तो है, डोमिसाइल के बारे में थोड़ा वेट करते हैं। अ सिटीजन बाय बर्थ कैन ओनली बिकम हेड ऑफ द स्टेट। सेकंड वाले स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है। ये यूएस में ऐसा है, इंडिया में ऐसा ना है, तो ये तो स्टेटमेंट गड़बड़ हो गई। थर्ड वाली स्टेटमेंट देख लो, अ फॉरेनर वंस ग्रांटेड द सिटीजनशिप कैन नॉट बी डिप्राइव्ड ऑफ इट अंडर एनी सर्कमस्टांसेस। एकदम एक्सट्रीम सिचुएशन, मतलब एक बार किसी फॉरेनर को सिटीजनशिप मिल गया तो उसका तो सिटीजनशिप जाएगा ही ना जाएगा, ऐसा थोड़ा ना होगा। तो थर्ड वाला स्टेटमेंट गलत है। फर्स्ट वाला स्टेटमेंट अगर आपको नहीं भी आता था तो ये फर्स्ट वाला स्टेटमेंट आपका बिल्कुल सही है। अब नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 ये कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर कॉन्स्टिट्यूट्स द बेस्ट सेफगार्ड ऑफ लिबर्टी इन लिबरल डेमोक्रेसी। लिबरल डेमोक्रेसी, लिबर्टी, ठीक है, हर साल क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है, लिबर्टी इक्वलिटी के बीच में बता दो। तो इसका जो सबसे मोस्ट प्रोबेबल आंसर है वो है सेपरेशन ऑफ पावर। सेपरेशन ऑफ पावर एक ऐसा प्रिंसिपल है जो आपको बताता है कि लिबर्टी को कैसे एंजॉय किया जा सकता है बेहतर ढंग से। अब लिबर्टी के बहुत सारे कॉन्सेप्ट होते हैं, पॉजिटिव लिबर्टी, नेगेटिव लिबर्टी, उसको डिस्कस करने का कोई फायदा नहीं है। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 आपसे ये पूछ रहा है कि वाटर कैन डिसॉल्व मोर सब्सटेंस देन एनी अदर लिक्विड। 8th क्लास के एनसीईआरटी के बारे में दिया गया है कि वाटर जो है वो डाइपोलर है, एक हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, H2O होता है, हाइड्रोजन पे पॉजिटिव बॉन्ड, इस पे नेगेटिव बॉन्ड जो है, पॉजिटिव और नेगेटिव बॉन्ड के चलते बहुत सारे जो सबस्टांस होता है उसको ये अट्रैक्ट कर लेता है, डिसॉल्व कर लेता है। तो इसकी जो यूनिवर्सल जो सॉल्वेंट है ये, ठीक है, उसके पीछे रीजन क्या है, इसका डाइपोलर नेचर। ऑप्शन से भी काट सकते, तो हीट का सॉल्यूशन से कोई रिलेशन नहीं है, स्पेसिफिक हीट का भी कोई रिलेशन नहीं। अब ऑक्साइड ऑफ हाइड्रोजन तो बहुत सारे होते हैं, तो उससे क्या हो जाएगा, ठीक है। तो ये आंसर से भी कट सकता था, सिंपल क्वेश्चन था मेरे हिसाब से। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है कि स्ट्रीट लाइटनिंग के बारे में दो चीजें दी गई हैं, एक तो सोडियम लैंप दिया गया है, दूसरा एलईडी लैंप के बारे में दिया गया है। तो एलईडी लैंप के बारे में एक तो पता है ना कि एलईडी लैंप जो होता है उसमें मल्टीपल कलर्स होते हैं, तो मल्टीपल कलर जो है तो एलईडी लैंप्स ऑफर सिग्निफिकेंट कलर एडवांटेज इन स्ट्रीट लाइटिंग, तो ये सही है, मल्टीपल कलर्स तो हैं। दूसरा ये है कि जो सोडियम लैंप होता है वो मोनोक्रोमेटिक लैंप है, यानी सिंगल लाइट को एडिट करता है। तो थर्ड वाला स्टेटमेंट सही है, तो सेकंड वाला ऑप्शन तो ऐसे ही कट गया, मतलब बी तो ऐसे ही कट गया। सेकंड वाला स्टेटमेंट देखो, अ स्ट्रीट लाइट सोडियम लैंप हैव मोर लाइफ स्पेन देन एलईडी लैंप। तो ये हकीकत है कि जो सोडियम लैंप होता है उसका लाइफ स्पेन ज्यादा होता है। सेकंड वाला स्टेटमेंट भी सही है, तो सेकंड वाला स्टेटमेंट थर्ड होते भी सही होते भी आपका आंसर हो जाएगा डी। फर्स्ट वाला स्टेटमेंट भी सही है, और ये न्यूज में था, करंट अफेयर्स बेस्ड क्वेश्चन है और सिंपल क्वेश्चन है, मैं इसको पॉसिबली मानता हूँ। पेपर अगर आपने ढंग से पढ़ा है, करंट अफेयर्स के मैगजीन्स ढंग से पढ़े हैं, तो बहुत सारे क्वेश्चन बेटा सही है, ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन आसान थे जिसको किए जा सकते थे। हाँ, कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जो एग्जाम में नहीं पूछे जाना चाहिए थे, बट फिर भी उसको पूछा जाता है ताकि आपके पेशेंस को, आपका जो एप्टीट्यूड है, आपका जो एटीट्यूड है एग्जाम को लेकर, उसको चेक किया जा सके। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है ACE2। ACE2 जो है वो रिसेंटली न्यूज में था, ये क्या है? तो जिसने को कोरोना वायरस के बारे में पढ़ा होगा उसको पता होगा कि ACE2 जो है वो एक रिसेप्टर है, कोरोना वायरस है वो एक रिसेप्टर है, ठीक है। न्यूज में था, करंट अफेयर्स बेस्ड क्वेश्चन है, ये आंसर आपका 23 होगा। कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 24 के बारे में करंट अफेयर्स बेस्ड अगेन ये क्वेश्चन है, जिसमें ये कह रहा है बिस्फेनॉल के बारे में क्या जानते हो, किससे रिलेटेड है। थोड़ा बहुत अगर आपने सर्च किया होगा, थोड़ा बहुत अगर आपने पढ़ा होगा चीजों को, तो आपको पता होगा ये पॉलीकार्बोनेट से रिलेटेड है, तो इसका आंसर होगा बी। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 25 जो क्वेश्चन है वो उसके बारे में इतना समझ लो कि ट्राइक्लोसन के बारे में पूछ रहा है कि ये किस में यूज किया जाता है। तो मोस्ट प्रोबेबली इसको यूज किया जाता है सोप में, टूथपेस्ट वगैरह में, ठीक है। तो आप जो बाथरूम्स में आइटम्स यूज करते हो वो उससे रिलेटेड है। तो फूड प्रिजर्वेटिव है, आंसर है नहीं। फ्रूट राइपनिंग सब्सटेंस है, आंसर है नहीं। रीयूज प्लास्टिक कंटेनर है, आंसर है नहीं। इसका आंसर होना चाहिए डी, ठीक है, इसका आंसर होना चाहिए डी। देखो आगे क्वेश्चन, मैं आपसे पहली बार क्वेश्चन देख रहा हूँ, इसके पहले मैंने क्वेश्चन ना देखा है, तो थोड़ी सी मेरे साथ बेयर कर लेना, क्योंकि मेरे लिए भी उतना ही पेपर है जैसा आपके लिए था। एक क्वेश्चन है आपका ये क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 को आप ढंग से पढ़ो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 को फिर से आप ढंग से पढ़ोगे ना, तो आपको एक दो चीजें पता चलेंगी। देखो, एग्जाम में बहुत ज्यादा जरूरी होता है आप ढंग से चीजों पढ़ो। तीन इंटरव्यू देने के बाद, पिछले 5-6 साल से पढ़ाने के बावजूद भी अपने से गलती हो सकती है। तो एक तो ये है कि स्टेट क्या होता है, स्टेट के बारे में 2-3 चीजें बताई। पहला तो टेरिटरी होना चाहिए, दूसरा गवर्नमेंट होना चाहिए, तीसरा सोवर्जिनिटी होना चाहिए, और चौथा पीपल होना चाहिए, मतलब पॉपुलेशन होना चाहिए। तो अगर आप ऑप्शन ए देखोगे ना, तो अ कम्युनिटी ऑफ पर्सन, मतलब मेरे पास पॉपुलेशन है, परमानेंटली ऑक्यूपाइंग अ डिफरेंट टेरिटरी, मतलब एक टेरिटरी है, इंडिपेंडेंट ऑफ एक्सटर्नल
कंट्रोल एंड पॉजेसिंग एंड ऑर्गेनाइज्ड गवर्नमेंट। तो ये जो स्टेटमेंट है ये ज़्यादा सही है, क्योंकि इसमें सोवर्जिनिटी का कॉन्सेप्ट है और बी वाले ऑप्शन में सोवर्जिनिटी का कॉन्सेप्ट नहीं है। तो हम सॉरी, इसका जो आंसर है ये है आंसर ए। ठीक है, तो इस तरह से हमारा जो पहला वीडियो था क्वेश्चन नंबर 1 to 25 हमने कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो जो हम थोड़े देर बाद डालेंगे उसमें हम क्वेश्चन नंबर 26 से 50 तक डालेंगे। ठीक है, देखो मैं फिर से कह रहा हूँ, पेपर बहुत ज़्यादा टफ नहीं था, बट हाँ डिफरेंट था। अगर जो बच्चों ने बात मानी होगी बेसिक्स को लेके कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का बहुत इंपॉर्टेंट रोल था, जो हमने टॉपिक्स बताई थी उन टॉपिक से आपके सामने हैं, जाके आप वापस उस वीडियोस को देख सकते हो, उसमें से क्वेश्चन पूछे गए हैं। बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे थे जो डुएबल थे। तो इन सारी चीज़ों को हम और डिटेल में एनालिसिस करेंगे, सारे के सारे सॉल्यूशन को हम कोशिश करें अब तक बहुत ही तेजी से। बहुत सारे यूट्यूब चैनल पे ऐसे वीडियो आ जा रहे हैं, पेपर कैसा था उसका कोई मतलब नहीं है, अगर आप सॉल्यूशन प्रोवाइड कर दे रहे हैं ढंग का सही सही तो ठीक है। ठीक है, तो इस नोट के साथ हम इस वीडियो को एंड करते हैं, बाकी मिलते हैं बहुत जल्द सेकंड वीडियो के साथ। थैंक यू ऑल।